experimental designs have types that we have already discussed. We have discussed between subject designs, which are called also independent group. We are moving on to dependent group, which is also called within subject. Dependent because their performance is likely to be correlated across levels of the independent variable, and that is why they are called dependent. Within subject इसलिए कहते हैं बिकॉज एक ही ग्रुप के अंदर को जितने सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं की मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स के साथ बार बार रिपीट करके पहले दोबारा आपस में कंपेयर किया जा रहा है. तो अब दो ग्रुप नहीं है, उन्हीं को किया जा रहा है. ये बात हम एक डायग्राम के जरिए भी देख चुके हैं. सेम पार्टिसिपेंट्स आर यूज्ड इन द विद इन सब्जेक्ट्स और डिपेंडेंट ग्रुप्स. Many experimental psychologists would prefer the within subjects या one group design. अब वही एग्जाम्पल जो हमने पहले दी थी, 30 स्टूडेंट्स को 15-15 में डिवाइड करने की बजाय उनको पहले पूरे 30 को एक दफ़ा रिपीट कराया और फिर 5 दफ़ा रिपीट कराया. ये वो जो हमने मेमोरी की टास्क कर रहे थे कि नॉनसेंस सिलेबल्स को एक दफ़ा रिपीट करना और 5 दफ़ा रिपीट करने में कितना बेहतर स्कोर आता है एरर का. सो इट इज़ मोर एफिशिएंट क्योंकि हर सब्जेक्ट जो है वो अपने ही साथ कंपेयर हो रहा है. उसने एग्ज़ाम दिया, उसने पढ़ा, उसने फिर एग्ज़ाम दिया. सो वी आर सीइंग कि उस पढ़ने का उसके एग्ज़ाम के ऊपर क्या असर हो रहा है. तो वो अपने साथ ही कंपेयर हो रहा है. तो अब जो आपस का फ़र्क था दो ग्रुप्स में जो हो सकता था वो बिल्कुल ही गायब है क्योंकि आप अपने ही लेवल को अपने ही लेवल से टेस्ट कर रहे हैं एक ख़ास तजर्बे या ट्रीटमेंट या कंडीशन से गुजरने के बाद. सो अब लोगों के बीच में जो डिफरेंस थे कि ज़्यादा ज़हीन या ज़्यादा मेमोरी वाले जो इनकी शार्प है और कम वीक मेमोरी वाले जो हैं उनमें जो फ़र्क है वो दो कंडीशंस को असरअंदाज ना हो. तो अब वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो फ़र्क है ये हम दो ग्रुप्स की वजह से नहीं होगा. तो वो बिटवीन सब्जेक्ट डिज़ाइन का मसला था. विद इन में आप वो दोनों चीज़ें करके देख रहे हैं और फिर उनमें जो फ़र्क है वो दोनों में वो उनके स्कोर्स का वो हम कंपेयर करते हैं. लेकिन कुछ और असरात कुछ और मसाइल हो सकते हैं विद इन सब्जेक्ट से. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमने रिएक्शन टाइम देखना है 2 घंटे सोकर और 10 घंटे सोकर और अगर हम वो एक ही ग्रुप को दें तो उसमें क्या पॉसिबल कंसर्न्स हो सकते हैं. दो अलग अलग दिनों पे 2 घंटे और 10 घंटे सो के रिएक्शन टाइम देखें. ये हम अपनी ज़ात के लिए अक्सर देखते हैं कि जिस दिन हमने कुछ ख़ास खाया नहीं होता और जिस दिन हमने पेट भर के खाया हो तो हमारे अंदर क्या चेंज होती है. लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन है, वो एक एक्सपेरिमेंट नहीं है. तो अगर हम वो स्लीप वाला जो है उसी को करें उसमें कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. जिस रिएक्शन टाइम टास्क पे हम कर रहे हैं उस पर कैरी ओवर इफ़ेक्ट हो सकता है, उनको प्रैक्टिस हो सकती है, उनको फिटीग हो सकती है या ऑर्डर इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि पहले उन्होंने 5 दफ़ा रिपीट किया था और फिर एक दफ़ा या पहले एक दफ़ा और फिर 5 दफ़ा. तो ये आपस में इस तरह की कन्फ्यूजन ऑर्डर इफ़ेक्ट की भी क्रिएट कर देता है कि वो एक्चुअली रेपिटिशन का असर नहीं हो रहा होता, वो उस प्रैक्टिस की वजह से या उस ऑर्डर की वजह से जो है आपको उनके स्कोर में फ़र्क नज़र आ रहा होता है. सो डिफरेंशियल कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम पोज करते हैं जनरल प्रैक्टिस इफ़ेक्ट से. यानी जो आपने पहले दिया है उसका ज़्यादा असर हो रहा है और जो बाद में दिया है वो कम असर उसका हो रहा है. तो आप डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सी ट्रीटमेंट पहले या बाद में दी है. सो अगर सारे 30 सब्जेक्ट्स को आपने पहले 5 दफ़ा रिपीट करने को कहा और उसके बाद एक दफ़ा रिपीट करने को कहा तो 5 दफ़ा तो वो पहले कर चुके हैं. अब एक दफ़ा रिपीट कराने से उनको फ़र्क क्या पड़ेगा. तो वो एक्चुअली ये भी कर सके हैं कि वो 4 दफ़ा रिपीट कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही दफ़ा एक्चुअली उन्हें दिखाया गया था. तो ये जो डिफरेंस थे दो लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना.
ये डिफरेंशियल कैरी ओवर की एक एग्जांपल है जिसमें इस पे डिपेंड करता है इफेक्ट फर्स्ट ट्रीटमेंट का क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है कि सेकंड ट्रीटमेंट का इफेक्ट क्या है और कौन सी पहले दी गई है। ये रिकैपिंग, रिपीटेड मेजर्स में एक ही जैसे लोग यूज होते हैं, सो दे आर देयर ओन कंट्रोल्स एंड it has some experimental control issues that we will continue to discuss.